प्रमेह में पहले हम उसकी आयुर्वेदिक संप्राप्ति के बारे में बात करेंगे कि प्रमेह में मेनली क्या होता है। आयुर्वेदिक के संप्राप्ति से अगर देखा जाए तो प्रमेह में क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि मॉडर्न वालों ने जो प्रमेह डायबिटीज के बारे में जो कहा है और आयुर्वेद ने जो प्रमेह के बारे में जो कहा है, क्या वो सारी बातें सही सही तरीके से जा रही है क्या, ये जानने के लिए आज का ये लेक्चर। तो हम सब जानते हैं कि प्रमेह में अविल मूत्र प्रवृत्ति होती है। अधिक मात्रा में अविल मूत्र प्रवृत्ति प्रमेह में देखी जाती है। और जो शरीर में जो अपधातु है, ये अपधातु की वृद्धि अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो इसे यही कहा जाता है कि प्रभुता अविल मूत्रता, प्रभुता अविल मूत्रता ये कहा गया है। तो ये प्रभुता अविल मूत्रता जो कहा गया है कि ये जो अपधातु की निर्मित अधिक मात्रा में होती है, वो किस प्रकार से होती है? क्या वो आदमी अधिक पानी पीता है या जल सेवन करता है, उसके वजह से ये होता है? क्या उसके शरीर के अंदर जो सेल्स है, जो टिश्यू है, वो टिश्यू के अंदर जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है और जो बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, तो टिश्यू के अंदर का या सेल्स के अंदर का जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, क्या वो लीक हो रहा है बाहर? कि हमें मालूम है कि एक इंट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो हर सेल्स के अंदर होता है, कि जो उस सेल्स के दीवारों को पकड़ के रखता है कि भाई कुछ चीजें लीक ना हो। जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो अंदर सेल्स है, ओके, रेटिकुलोसाइट सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लिया है, साइटोप्लाज्म है, ये सारे चीजों को पकड़ के रखना वो उतना ही जरूरी है। बराबर है? तो ये किस प्रकार होता है? ये होता है इंट्राऑस्कुलर प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो प्रमेह में, और ये इंट्राऑस्कुलर प्रेशर जो है, ये जो निर्माण होता है, जो प्रेशर जो निर्माण होता है, ये सेल्स के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, ये उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब ये एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है? बराबर, ये जो एटीपी फॉर्मेशन जो हो रहा है, यानी कि जो एनर्जी बन रही है, ये एनर्जी क्यों और कैसे बन रही है? ये एनर्जी बन रही है हम जो खाना खा रहे हैं, इस खाने की वजह से ये एटीपी बन रही है। राइट? ठीक है, तो हम क्या खाना खा रहे हैं? हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम खाते हैं प्रोटीन, हम खाते हैं फैट्स। बराबर है? तो ये जो जो चीजें हम खा रहे हैं, ये सारे चीजों का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर होता है, या उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में या यकृत में होता है। देखो, यकृत और लीवर दोनों एनाटॉमिकली सेम है, लेकिन मॉडर्न वालों ने लीवर का जो फंक्शन बताया है और यकृत के बारे में आयुर्वेद ने जो फंक्शन बताया है, दोनों दोनों थोड़े रास्ते थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, बाद में आके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, मॉडर्न के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसमें से जो ग्लूकोज बनेगा, ये ग्लूकोज फॉर्मेशन होते समय में उसमें से एटीपी एनर्जी बनती है। उसका एक क्रेब साइकिल होता है। ठीक है, वो क्रेब साइकिल से वो एटीपी एनर्जी बनती है। तो ये जो एटीपी एनर्जी है, वो इंट्रासेल्यूलर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है। अब ये सेल्स के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, वो उसकी वॉल के बॉन्डिंग को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से अंदर का जो फ्लूइड है वो लीक नहीं होगा। और उस सेल्स के बाहर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो उस सेल्स के वॉल के ऊपर प्रेशर देता है कि भाई मैं अंदर आऊं क्या। तो वो अंदर नहीं आने के लिए ये दोनों प्रेशर काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो एटीपी एनर्जी बन रही है, ये है अग्नि।
यह है ऊर्जा जो सेल्स के अंदर बन रही है, यह है अग्नि। ये जो जितने भी मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर हो रहे हैं, सेल्स के अंदर जो हो रहे हैं, ये हम कहेंगे भाई ये सूक्ष्म अग्नि है। मेन अग्नि तो हमें मालूम है जाठर अग्नि है, ठीक है। तो ये जाठर अग्नि से निर्माण होने वाले जो धात्वाग्नि है, भूताग्नि है, ठीक है, ये हर एक सेल्स में है। तो ये उस सेल्स के मेटाबॉलिज्म को काम करते हैं, ठीक है। अभी आयुर्वेद में कहा गया है कि भाई अग्निमांद्य होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब एटीपी एनर्जी कम मात्रा में उत्पन्न होगी। अगर ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया या उसकी एटीपी एनर्जी कम मात्रा में हुई तो वहां पे ग्लूकोज फॉर्मेशन भी सेल्स के अंदर कम मात्रा में निर्माण होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर सेल्स के अंदर है नहीं तो ग्लूकोज किधर है? ग्लूकोज अगर सेल्स के अंदर नहीं है तो ग्लूकोज किधर है? तो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म जो शरीर के अंदर होता है उसका एक मैकेनिज्म है कि अभी प्रमेह ये या डायबिटीज कहो, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ये बीज दृष्टि से भी होता है, आहार विहार से भी होता है, और एक प्रकार का आहार और विहार सतत चालू रखने से भी ये हो जाता है। कि हमने हमारे रोग निदान के लेक्चर में कहा था कि जिसको अर्श होता है वो आगे जाके प्रमेह के ऊपर आके गिर जाता है, जिसको मूत्रकृच्छ या मूत्राशमरी होता है वो आगे जाके प्रमेह को आके मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि जितने भी व्याधि है जो अग्निमांद्य से उत्पन्न होते हैं उसकी आगे जाके परिणति प्रमेह के पास पहुंच जाती है। तो अग्निमांद्य वाले व्याधि क्या कौन कौन से? अरे अग्निमांद्य वाले व्याधि पांडु है, कामला है, ग्रहणी है, अतिसार है, अर्श है, उदर है, मूत्राशमरी है, ये सारे ऊपर से नीचे से आने वाले, और यही अग्निमांद्य के कारण से भी राजश्मा भी है, श्वास भी है, कास भी है, ठीक है। तो ये सारे व्याधि अगर आप उस अग्निमांद्य को अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तो आगे जाके इसकी परिणति प्रमेह में होगी। तो मॉडर्न के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर कोई आदमी ग्लूकोज का पदार्थ खाता है, ग्लूकोज वाले आइटम अगर खाता है, तो ग्लूकोज वाले आइटम खाने के बाद वो ग्लूकोज के रिसेप्टर जो है वो सेल्स के ऊपर आके, सेल्स के बॉर्डर के ऊपर आके बाइंड करेंगे या वहां पे अटैच हो जाएंगे। तो मेनली उसको अटैच होने वाला जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल, ठीक है, पैंक्रिया में से इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो पैंक्रियाटिक जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं उसके सेल्स के बॉर्डर पे वो आके बैठ जाएगा। तो ये ग्लूकोज बीटा सेल्स के अंदर जाने के बाद वहां पे ये ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से या फैट मेटाबॉलिज्म से, तो फैटी एसिड है या अमाइनो एसिड है या उसमें से जो उत्पन्न होने ग्लूकोज है, ये अभी ग्लूकोज उस सेल्स के अंदर आ गया, बीटा सेल्स के अंदर। तो ये बीटा सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज आ जाने के बाद उसके ऊपर फिर से वहां पे भी क्रेब्स साइकिल है, एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होगी। तो वो एटीपी एनर्जी जब फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। ये प्रेशर उस सेल्स के अंदर जो चैनल्स है, आयन्स है, उसमें थोड़ा सा अरे भाई जगह बनाओ मतलब वहां पे सोडियम चैनल रहेगा और पोटेशियम चैनल रहेगा। तो पोटेशियम चैनल जो होता है, पोटेशियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रहता है घर के बाहर, और सोडियम चैनल जो है वो घर के अंदर रहता है। तो अगर किसी को स्पेस बनाना है, एटीपी एनर्जी बन रही है तो स्पेस बनाना है, तो वो क्या करेगा कि घर के कचरे को बाहर निकालेगा कि पोटेशियम चैनल एटीपी एनर्जी जैसे फॉर्म होगी वो स्टिमुलेट करेगी पोटेशियम आयंस को और वो सेल से बाहर जाएगा।
जैसा वो सेल से बाहर जाएगा वैसा ही सोडियम चैनल सेल से अंदर आएगा। सोडियम चैनल अंदर आ गया तो उसमें इंसुलिन का रिसेप्टर जो है वो सिक्रेट हो जाते हैं, और फिर ये जो इंसुलिन रिसेप्टर जो है, ये इंसुलिन रिसेप्टर्स ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कि वो ग्लूकोज को अंदर लेना कि नहीं लेना। ग्लूकोज जो है जो सेल्स के बाहर है, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हाँ, ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेके इंसुलिन उस ग्लूकोज के ऊपर काम करेगा, उसको कम करेगा, और ये काम करने के लिए उसको एटीपी एनर्जी चाहिए, इंसुलिन को भी। ठीक है, तो अगर किसी आदमी के शरीर में अगर इंसुलिन सही तरीके से जा रहा है तो जो ग्लूकोज सेल्स के बीटा सेल्स के अंदर आया उसका यूटिलाइजेशन हुआ, उसमें से एटीपी एनर्जी बनी। ये एटीपी एनर्जी ने इंसुलिन पोटेशियम चैनल को सेल से बाहर भेजा, उससे कैल्शियम चैनल ट्रिगर हुआ, कैल्शियम चैनल ने फिर बॉडी के अंदर आता है। फिर इंसुलिन जब सेल्स के अंदर काम करना शुरू करता है तो उसके साथ में एक और हार्मोन जो है वो उसके साथ में काम करता है, उसका नाम है अमाइलिन। ये दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन इंसुलिन को काम करने से पहले इंसुलिन रिसेप्टर्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के सहायता से बाहर के ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेता है, फिर इंसुलिन उसके ऊपर काम करता है, फिर शुगर कम होगी। अभी समझो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है जिसके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। अगर इंसुलिन बना ही नहीं रहा तो एटीपी नहीं बनेगी, तो एटीपी अगर नहीं बनी तो ग्लूकोज का जो बीटा सेल्स के अंदर ग्लूकोज आ रहा है वो क्रेब्स साइकिल में से एटीपी बहुत कम मात्रा में आएगी या कम या निकलेगी नहीं। तो धातु का पोषण तो होगा लेकिन धातु में शैथिल्य आएगा। धातु का पोषण तो होगा लेकिन उपचय नहीं होगा, उसमें शैथिल्यता आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे शैथिल्यता धातु से आगे आगे जाएगी। जैसे मैंने कहा कि एटीपी एनर्जी जैसे बनेगी, पोटेशियम आयन को कचरे को बाहर निकालेगी, सोडियम को अंदर लाएगी। अगर एटीपी बनी नहीं तो पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर ही रहेगा और सोडियम बाहर रहेगा। पोटेशियम आयन अगर सेल्स के अंदर रहा तो उससे और आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। ठीक है, अभी टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज में कीटो एसिडोसिस अधिक मात्रा में देखा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में कीटो एसिडोसिस अधिक मात्रा में क्यों देखा जाता है कि उधर ये अमाइनो एसिड्स या समझो भी कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बन रहा है या प्रोटीन से जो ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपको जरा थोड़ा सा आंखों के सामने लाना पड़ेगा। प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज, ठीक है, और लिपिड से फ्री फैटी एसिड्स, लिपिड से फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड से ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल से ग्लूकोज। ये जो मेटाबॉलिज्म लीवर के सेल्स के अंदर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। क्यों काम नहीं कर रहे रिसेप्टर? क्योंकि इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है। टाइप 1 में इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन नहीं तो रिसेप्टर्स नहीं, रिसेप्टर्स नहीं तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नहीं, ट्रांसपोर्टर नहीं तो बाहर का ग्लूकोज अंदर नहीं, बाहर का ग्लूकोज अंदर नहीं आया सेल्स के अंदर तो उनमें स्टार्वेशन होगा। सेल्स के अंदर स्टार्वेशन हुआ तो वो मांगनी करेंगे, वो रिक्वायरमेंट करेंगे कि भाई ग्लूकोज दो। ग्लूकोज देने के लिए ये तीनों मेटाबॉलिज्म होगा, लेकिन तीनों मेटाबॉलिज्म हो रहा है लेकिन एटीपी एनर्जी नहीं निकल रही है, इंसुलिन नहीं है सेल्स के अंदर। उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन नहीं है तो सिर्फ ग्लूकोज है। दैट इज अपधातु, क्योंकि ग्लूकोज अकेला नहीं आएगा, वो पानी को साथ में लेके आएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट को साथ में लेके आएगा। दैट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। ये ग्लूकोज जब पानी और इलेक्ट्रोलाइट के साथ में
शरीर के सेल्स के बाहर तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में तो वो है ही, क्योंकि वो बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। बाहर से अंदर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इंसुलिन कम है। इंसुलिन क्यों कम है? क्योंकि एटीपी एनर्जी नहीं है। एटीपी एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्रेब्स साइकिल स्लो काम कर रहा है। ये सारे बातों से तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये जो एटीपी एनर्जी बन रही है, ये है अग्नि, धात्वाग्नि। ये धात्वाग्नि की मान्यता प्रमेह में देखी जाती है। और जो धात्वाग्नि का मान्यता रहेगा, जिसे हम आम कहते हैं, उसे हम कीटोन, एसीटोन ये कह सकते हैं। ये कीटोन अगर बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में रहा, सेल्स के अंदर अधिक मात्रा में रहा है माया, तो वो हर एक सेल्स के बॉर्डर को स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स फॉर्मेशन होंगे, वहां पे वासोडाइलेशन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रेट होगा जो वासोडाइलेशन करता है। और फिर हर एक ऑर्गन में मतलब अगर वो लंग्स में अगर कीटोन बॉडीज गए तो आदमी लंग्स उसको बाहर फेंकने के लिए CO2 का एक्सपायरेशन अधिक मात्रा में करेगा। आदमी सांस कम लेगा, ज्यादा बाहर छोड़ेगा, उसको डीप हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसे कीटो एसिडोसिस कहते हैं। जो पोटेशियम आयन सेल्स के बाहर चाहिए थे, वो सेल्स जो वो आर्टरी के ब्लड फ्लो से बह रहा है, वो बाहर तो जा रहा है, लेकिन वो एक्सचेंज में हाइड्रोजन आयन ले रहा है। तो आर्टरी के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा और पेशेंट को हायर एसिडिटी या दाहता, पाकता, ये पित्त के लक्षण अधिक मात्रा में दिखेंगे। ये किडनी को भी फेल कर देगा। तो ये हुआ टाइप 1 डायबिटीज का कीटो एसिडोसिस के बारे में मैं बात कर। अब टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें इंसुलिन तो सीक्रेट तो हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। मतलब एटीपी एनर्जी तो निकल रही है, एटीपी एनर्जी निकल रही है, वो पोटेशियम चैनल को स्टिमुलेट कर रही है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, वो सोडियम चैनल को एक्टिवेट कर रहा है, सोडियम आयन अंदर आ रहा है, इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर को सीक्रेट कर रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को सीक्रेट कर रहा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बाहर से जो शुगर है उसको अंदर ला रहा है, अंदर आने वाले शुगर को इंसुलिन यूटिलाइज कर रहा है और पेशेंट की शुगर को कम कर रहा है, सेल्स के अंदर की शुगर को कम कर रहा है। वो हर बार बाहर की शुगर को अंदर ले रहा है, उसको कम कर रहा है, अंदर ले रहा है, कम कर रहा है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी काम करना बंद कर देते हैं, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। कि बार बार अगर ग्लूकोज की मात्रा एक्स्ट्रा सेल्यूलर में अधिक मात्रा में रही तो वो बार बार ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को बाधा पहुंचाएगा और वही इंसुलिन के रिसेप्टर्स को भी बाधा पहुंचाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो इसमें क्या देखा जाता है कि सेल्स के अंदर शुगर कम है, लेकिन ब्लड में शुगर, मतलब सेल्स के बाहर शुगर ज्यादा है। बाहर शुगर रहा तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में मिक्सअप होगा, लिम्फेटिक सिस्टम से हार्ट में, हार्ट से सब टारगेट ऑर्गन में जाएगा। तो ऐसे सब टारगेट ऑर्गन में अगर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज वाला जो यूटिलाइज नहीं हुआ है, ऐसा शुगर अगर गया तो वो क्या क्या कर सकता है। और वो तो आर्टरी के अंदर ये जो अभी शुगर, ग्लूकोज माने क्या,
ये प्रोटीन से निकला हुआ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से निकला हुआ ग्लूकोज, जिसको इंसुलिन ने यूटिलाइज नहीं किया, कम नहीं किया, ऐसा वाला ग्लूकोज अगर शरीर में पैदा हुआ तो ये धात्वाग्नि मांद्य निर्माण करके, सेल्स के अंदर धात्वाग्नि मांद्य निर्माण करके ये आगे जाने वाले हर धातु को खराब करेगा, मांद्य करेगा। धातु के पोषण के लिए पोषक और पोष्य ऐसे दो घटक चाहिए। धातु के पोषण के लिए पोषक और पोष्य ऐसे दो घटक चाहिए। पोषक घटक तो जाएंगे लेकिन पोष्य घटक कम मात्रा में जाएंगे। वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि कैसे होगी? वजन में वृद्धि होगी, भार की वृद्धि होगी, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होगी, लेकिन उसका धातु का पोषण नहीं होगा, लिथार्ज रहेगा, अशक्तपना उसको रहेगा। तो ऐसे पेशेंट को एक सवाल पूछा था कि वो स्मेल आता है ना, वो देखो ये कीटोन बॉडीज की वजह से स्मेल आता है, दैट इज एसीटोन। जो एसीटोन बनता है खून के अंदर, वो एसीटोन की वजह से बॉडी का स्मेलिंग शुरू हो जाता है। अभी इसमें एक और बात आपको बतानी है कि अभी ये रुक्क में अगर ये ग्लूकोज चला गया तो वो उसके साथ में पानी को भी लेगा, अबधातु को भी लेगा। ये अबधातु जब बाहर आएगा तो पॉलीयूरिया होगा। अभी पॉलीयूरिया हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो वो ब्लड के वॉल्यूम में आर्टरी के वॉल्स को स्ट्रेच करेगा, वो स्ट्रेच करेगा तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, मतलब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन होगा। और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट हुआ तो हाइपोथैलेमस थर्स्ट यानी कि प्यास और लगेगी, जो आमता में हमें दिखाई देता है। अबधातु की वृद्धि की वजह से क्लेद की वृद्धि होगी, क्लेद की वृद्धि की वजह से आम की वृद्धि होगी, आम की वृद्धि की वजह से तृष्णा होगी, धातु शैथिल्य होगा। तो ये जो थर्स्ट उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, ये बनता है उस कारण। अभी यही ग्लूकोज की मात्रा अगर कम मात्रा हो गई, सेल्स के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो सेल्स ट्रिगर होगा। वो ट्राइग्लिसराइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को बोलेगा भाई हमको शुगर दो, तो उनका लाइपोलाइसिस शुरू हो जाएगा या प्रोटियोलाइसिस शुरू हो जाएगा, और उसमें से जो एटीपी एनर्जी मिलेगी या थोड़े बहुत ग्लूकोज मिलेगा, वो उसका सेल्स को काम करने के लिए यूज करेगा। लेकिन इससे जितनी ज्यादा शुगर बढ़ेगी उतना वजन कम होगा, कि बाहर वाला शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा रहा। तो बाहर वाला शुगर अगर आर्टरी में से फ्लो हो रहा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ये बाहर वाला शुगर अगर रेटिना में चला गया तो रेटिनोपैथी हो जाएगी। ये बाहर वाला शुगर जो आर्टरी में से बह रहा है वो मस्तिष्क में जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम के मार्फत, तो वहां पे भी जो नर्व एंडिंग के जो बाहर के जो फाइबर्स है उसमें भी, उसे माइलिन शीथ कहते हैं, उस माइलिन शीथ में भी प्रॉब्लम दिखाई देता है। ये ग्लूकोज एचबी के फॉर्मेशन में, क्योंकि ये बन रहा है किधर? लीवर में। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। एचबी फॉर्मेशन कहाँ पे? अभी जो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए जो 12 आरबीसी फॉर्मेशन के लिए जो आयरन है, जो B12 है, वो कहां से आ रहा है? लीवर से जा रहा है, बोन मैरो में।
जो आयरन, B12, फॉलिक एसिड जो बोन मैरो में जा रहा है स्टेम सेल्स के पास, मैं आरबीसी फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूं, जो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जो आरबीसी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है वो लीवर से जा रहा है। लीवर में तो शुगर है, ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा, जिसे ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे हम चेक करने के लिए HB1AC टेस्ट करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको प्रमेह हुआ है, एक बार कहेंगे कि आपको आम की निर्मी अग्निमांद्य हुआ, धात्वाग्निमांद्य हुआ, अबधातु की दृष्टि हुई, क्लेदब कफ की दृष्टि हुई, क्लेदब कफ की वृद्धि हुई, क्लेदब कफ की वृद्धि की वजह से धात्वाग्निमांद्य हुआ, धात्वाग्निमांद्य की वजह से हर एक धातु का पोषण सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ज्यादा आम हर एक धातु में निर्माण हुआ और प्रमेह हुआ। अभी उन्होंने ये भी कहा है कि शरीर के अंदर क्लेदता यानी कि ये कीटोन बॉडी, यानी कि ये एसीटोन या एसिटिक एसीटोन ये अधिक मात्रा में बन रहे हैं। ये सब टॉक्सिन पदार्थ है, अमोनिया, एसीटोन, कीटोन, क्योंकि अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हुआ तो अमोनिया बनेगा, या अधिक मात्रा में सिंथेसिस हुआ तो अधिक मात्रा में अमोनिया बनेगा। तो जितनी ज्यादा मात्रा में सिंथेसिस होगा सेल्स के अंदर, उतना ज्यादा एसीटोन बढ़ेगा सेल्स के अंदर। यह है क्लेद आम। आयुर्वेद में कहा है कि पित्त की भी दृष्टि होती है, पाचक पित्त की दृष्टि होती है। पाचक पित्त की दृष्टि की वजह से अग्निमांद्य होता है, धातु पोषण सही नहीं होता, क्लेदोत्पत्ति होती है। अरे ये कीटोन क्या है? इट इज अ हाईली दूषित पित्त, पोटेशियम आयन या पोटेशियम आयन जो इसमें से बन रहे हैं। जो पोटेशियम आयन बाहर जाने थे वो सेल्स के अंदर बढ़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। दैट हाइपरकैलेमिया लीड्स टू मोर हीट, दैट इज पित्त दृष्टि। ईसीजी में क्या होगा? टी वेव बड़ा आ जाएगा, हाइपरकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम आयन अधिक मात्रा में अंदर है। आयुर्वेद में क्या कहा है? वात की भी दृष्टि होती है। कहा है कि प्रमेय कफ प्रधान दोष है, लेकिन इसमें तीनों भी दोषों की दृष्टि है। तो वात की दृष्टि में क्या? माइलेनशिप। वात की दृष्टि माने क्या? अब धातु की दृष्टि हुई तो पोषण नहीं हो रहा, धातु का पोषण नहीं हुआ तो धातु का क्षय होगा, धातु का क्षय हुआ तो वात प्रकोप होगा, वात प्रकोप हुआ तो प्लीहा की वृद्धि होगी, क्योंकि वात प्रकोप हुआ तो मेद का क्षय होगा, धातु का क्षय हुआ तो मेद का क्षय हुआ, मेद का क्षय हुआ तो प्लीहा की वृद्धि हुई, क्योंकि मेद के क्षय में प्लीहा की वृद्धि कहाँ है? तो हमें इस अवधातु को बाहर निकालना है, उस एटीपी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स के बाहर जो ग्लूकोज है उसको मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। आसीनो लभ्यते शोक्यम शयनो वात पीड़िता। या सिर्फ बैठेंगे तो अच्छा लगता है, सोएंगे तो तकलीफ होता है। ये जो कफ बढ़ेगा वो श्वास की निर्मित करेगा, वो श्वास अंदर के कचरे को बाहर निकालने के लिए जोर जोर से CO2 को बाहर फेंकेगा। तो उस व्यक्ति को बाहर के ग्लूकोज को फेंकने के लिए उसको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। धातु अग्नि मांद्य है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि मैंने पहला जो खाना खाया है वो जब तक डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। अग्नि को पहचान, मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, समाग्नि है, कैसा अग्नि? विदग्धाग्नि है, मंदाग्नि रहेगा
तो ये मंद अग्नि को उसको दो प्रकार की ट्रीटमेंट चाहिए। एक, उस अग्नि को ठीक करो। दूसरा, उस अग्नि को ठीक करते समय वो जो आहार ले रहा है वो उस अग्नि के समान आहार लेना चाहिए। थोड़ा खाना खाओ और उसमें ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में ना हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना हो, इसको संभाल के ध्यान में रख के खाना खाए। मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन खाना नहीं चाहिए। अरे हमें खाना खाना ही चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने खाना खाना है, लेकिन सूर्य की उष्णता को साथ में लेके खाना है। कि सूर्य का जैसे ही उगम होता है 6 बजे 7 बजे से आपकी दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। सूर्य मध्य पे आया तो आपका दोपहर का खाना मजबूत जो आपको शरीर को चाहिए वो खाओ। सुबह का जो आपको लगता है ब्रेकफास्ट खाना है, उस ब्रेकफास्ट में अगर भूख लगी तो खाओ, नहीं लगी तो जिसमें शुगर नहीं है ऐसा खाना खाओ। दोपहर के खाने में अच्छा खाना खाओ। आप ज्वार का रोटी सब्जी खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के बाद में आधा घंटा यानी 6 बजे सूर्यास्त हुआ तो 7 बजे के पहले आपका रात का खाना अगर होता है, क्योंकि सूर्य की उष्णता के ऊपर आपके सेल्स के अंदर की उष्णता अग्नि काम करती है। 7 बजे के बाद डिनर नहीं लेना। लेकिन जितने भी डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी के पेशेंट है, सारे लोग रात को 8, 9, 10, 11 बजे खाना खाते हैं। 6 बजे 7 बजे के बाद खाना ना खाए, क्योंकि आपका अग्नि मंद है। और साथ में बाहर के ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए आपको चलना भी जरूरी है, परिश्रम करना भी जरूरी है। डेली 3 से 4 किलोमीटर रोज चलना, यह आपकी दवा है। एक उत्तम आहार, उत्तम व्यायाम, यही दवा है। ये दवा अगर आप सही तरीके, अगर व्यक्ति 3 से 4 किलोमीटर कम से कम एवरेज में, मतलब कभी वो 5 किलोमीटर चला, कभी वो 8 किलोमीटर चला, कभी 2 दिन चलने को गया नहीं, फिर से वो 6 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, तो एवरेज में 4 किलोमीटर अगर चलने वाला आदमी अगर आपको दिखता है, अगर आप उसको कहते हैं, तो उसको बाहर का सेल्स का जो है, वो जो शुगर है, वो ग्लूकोज है, वो कम होगा। और फिर बाहर के सेल्स जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर बह रहा है, जो बाहर के ग्लूकोज मुळे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हुआ था, वो बाहर का ग्लूकोज कम होने की वजह से वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेल्स की वॉल को भेदन करता है, तोड़ देता है, लीक करता है, और फिर सोडियम आयन अंदर जाएगा और वो इंसुलिन को ट्रिगर करेगा। दिस इज अ वन वे कि वो अग्नि को बढ़ाएगा, क्योंकि सोडियम आयन इज अ उष्ण है, वो अग्नि है। हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, ये अग्नि है। तो इस प्रकार से आज का हमने एक शॉर्ट में एक लेक्चर आपका लेने का हमने कोशिश किया, आपको ये समझाने का कोशिश किया कि भाई प्रमेह क्या है और डायबिटीज क्या है। प्रमेह में भी तीनों दोषों की दृष्टि होती है, ये डायबिटीज जैसे ही है। दोनों के संप्राप्ति अलग अलग है, लेकिन दोनों आगे जाके अविल मूत्र प्रवृत्ति में ही आके मिलते हैं। To avoid this, what can we do for diabetic patient? There is a false smell or sweet. उसके शरीर में देखिए सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस ग्लूकोज को, सेल्स के अंदर के ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन तो कम मात्रा में है, तो वो ग्लूकोज उसका रूपांतर फिर ये अल्डिहाइड या एसीटोन इसमें होगा। फिर ये एसीटोन अगर ब्लड के अंदर जाएगा या लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा,
तो वो पसीना से या स्वेद से, मल से, मूत्र से बैड स्मेलिंग होगा। ये उसकी वजह से हो रहा है, जो कचरा है, जो क्लेद है। तो क्लेद कम करने के लिए मूत्र से क्लेद वहनम तो कहा ही है, लेकिन कितना मूत्र क्लेद वहनम करेगा बार बार, उससे उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद ये अपना लेक्चर बंद हो जाएगा। आपका जो भी कोई सवाल रहेगा तो आप मुझे, मैंने तो आपको ग्रुप में ऐड किया है, आप ग्रुप में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला और आप सभी लोग इस सेशन में ज्वाइन हुए। आपका जो भी कुछ सवाल रहेगा, आपको मैं सभी को, ग्रुप में तो ऐड है ही आप, उसमें आप पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि प्रमेह प्रमेह ठीक करना, टाइप 2 डायबिटीज जहां पे इंसुलिन की मात्रा कम मात्रा में होती है, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। वो रिवर्स होता भी है विदाउट एनी मेडिकेशन। डेडिकेटिव आहार, एक सुंदर दिनचर्या अगर रहती है तो वो ठीक हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज को बार बार पंचकर्म करना पड़ता है, बार बार वमन, विरेचन, बस्ती बार बार करना पड़ता है। शोधन बार बार करने से सेल्स की परमियाबिलिटी ठीक हो जाती है। परमियाबिलिटी सेल्स की ठीक हो गई तो ये प्रेशर जो कम हुआ है वो प्रेशर फिर से बनना शुरू होता है। प्रेशर फिर से बनना शुरू हुआ तो ये सोडियम और क्या पोटेशियम आयंस के जो आउटफ्लो है वो ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो गया तो एटीपी एनर्जी बनेगी, एटीपी एनर्जी बनेगी तो इंसुलिन सिक्रेट होगा, यानी कि धातु अग्नि प्रज्वलित होगा। तो टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज 100% रिवर्स होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना मूल्यवान वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।